चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान से टॉपिक वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछता है। सबसे पहले लिखा गया है क्वेश्चन एक कि प का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए आप लोग इसका कमेंट कीजिए। पहला हम बता दे रहे हैं, यहाँ क से लेके म तक यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग के मतलब क से लेके अंग तक, ये होता है कंठ। और चवर्ग के मतलब च से इ तक, तो ये होता है कंठ के बाद तालु। टवर्ग होता है मूर्धा। तवर्ग होता है दंत। और पवर्ग होता है ओष्ठ। यानी कहने का मतलब है कि क से म तक का उच्चारण स्थान यही है। क से म तक का उच्चारण स्थान यही है। यानी क से म तक कोई भी पूछेगा तो इसी की सहायता से मारना है। चलिए सबसे पहले पूछ रहा है प, तो प कौन में आता है? तो पवर्ग में आता है। पवर्ग में क्या है? ओष्ठ। तो ओष्ठ कौन में है? ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो कोई भी व्यंजन, व्यंजन के मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ म है, तो म के अगर यहाँ तिरछी मतलब हलंत लगता है, इसी को हलंत बोलते हैं। तो हलंत डी ऑप्शन में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ग के कितने भेद होते हैं? तो देखिए स्वर के ऐसे दो भेद होता है। स्वर के भेद कितने होता है? दो गो। एगो ह्रस्व स्वर, अब एगो दीर्घ स्वर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है समय के आधार पर, तो समय के आधार पर तीन गो होता है। समय के आधार पर कितने होते हैं? तीन गो होता है। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एगो प्लुत आ जाता है। क्या आता है? प्लुत स्वर। यानी समय के आधार पर अगर स्वर के भेद पूछेगा तो तीन होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान अभी जस्ट क्वेश्चन पीछे बताए हैं। देखिए चवर्ग, यहाँ पर बताए हैं कि चवर्ग यानी च छ ज झ ञ, तो तालु बताए हैं, तो तालु होगा। तो तालु यहाँ पर च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। तालु ऑप्शन सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो चलिए अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन जो है चार गो है। कौन कौन है? तो यह है, र है, ल है, व है। अब यह र ल व चार गो अंतस्थ व्यंजन है, तो इसमें से चार गो में से कौन इसमें ऑप्शन दिया है? तो क है, स है, दलाबी स है, ल है। तो इसमें ल ऑप्शन यानी डी में दिया है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर में कौन है? एक इसमें एक मात्रिक स्वर कौन है? तो एक मात्रिक स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर को बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को बोलते हैं, तो ए ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ता अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? यानी जितना भी मुंह से निकलता है उसको अक्षर के अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। क्या होती है? स्वर होती है। तो यहाँ बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा या उदाहरण चिन्ह। चलिए यहाँ उदाहरण चिन्ह पहले समझ लेते हैं कि उदाहरण चिन्ह कितने होते हैं। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल, जिसको इकहरा बोलते हैं। अब एक होता है डबल, यानी दोहरा बोलते हैं। इसको हम लोग दोहरा बोलते हैं। अब इसको हम लोग इकहरा बोलते हैं। तो यहाँ इकहरा कह रहा है, तो ऑप्शन ए में है,
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ल कौन सा व्यंजन है? अब ल कौन व्यंजन है? तो लिखा है कि उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की, यहाँ महाप्राण। चलिए सबसे पहले उष्ण व्यंजन समझते हैं, स्पर्श व्यंजन समझते हैं। तो उष्ण व्यंजन जो होता है वो होता है दलावी स, मूर्धनी स, धांति स, ह। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क से लेके म तक होता है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है य, र, ल, व होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ल दिया गया है। देखिए ल यहाँ पर दिया गया है, तो ल पूछ रहा था कौन हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब बात रहा कि महाप्राण। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा होता था प्रत्येक वर्ग के, दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग के। जैसे दूसरा और चौथा का मतलब कोई चीज, तो यहाँ पर ख हो गया, घ हो गया, उसी प्रकार छ हो गया, झ हो गया, उसी प्रकार ठ हो गया और ढ हो गया, उसी प्रकार थ हो गया और ध हो गया, फिर फ हो गया और भ हो गया। चलिए यहाँ पर इसके साथ फिर उष्ण भी होता था। उष्ण या उष्ण व्यंजन बोलते हैं दलावी स, मूर्धनी स, धांति स, ह। तो यहाँ पर ल पूछ रहा था, तो ल कौन होगा? अंतस्थ, यानी सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे लिखा गया है कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो यहाँ से अभी इसके पहले मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती थी? स्वर। अब यहाँ पूछा कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो मुक्ताक्षर आंसर हो जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उलट के क्वेश्चन पूछ दिया है। आगे लिखा है कि छत्रज्ञ। चलिए छत्रज्ञ क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्पर्श। तो स्पर्श में हम लोग क्या बताते हैं? क से लेके म तक स्पर्श होता है। तो क से म तक में तो छत्र नहीं आता है। अंतस्थ में क्या होता है? य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। चलिए अगला क्या है इसमें? संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है? छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, स्त्र होता है, तो इसमें यह छ, त्र, ज्ञ तीनों आ रहा है। तो छ, त्र, ज्ञ कौन हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। उष्ण व्यंजन में कौन होता है? दलावी स, मूर्धनी स, धांति स, ह। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? चलिए वर्णों के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसको परीक्षा में, एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ऐसे भी पूछता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वहां भी क्या हो जाएगा? वर्णमाला ही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी में विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ए ऑप्शन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब बात रही कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अल्प विराम बोलते हैं। अल्प विराम है। ई क्या है? ई पूर्ण विराम है। अब इसको हम लोग योजक बोलते हैं, योजक चिन्ह। अभी तीनों चारों जो है, चारों एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक ए ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने हैं? चलिए स्वर जो होता है 11 होता है। अब 11 गो में 2 गो स्वर के भेद होता है। एगो ह्रस्व स्वर होता है, अब एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। और दीर्घ की होती है 7। अब 4 कौन कौन होता है? तो एक होता है अ, हर्षई, हर्षौ और री। इसमें 7 गो होता है। आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें 7 गो, इसमें 4 गो होता है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण हैं, तो ह्रस्व वर्ण कितने हैं?
तो 4 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अ का उच्चारण स्थान। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो चलिए अ जो होता है या आ होता है, ये होता है कंठ में। कंठ में क्या होता है? कंठ में। और इसके जस्ट आगे हर्ष ई और दीर्घ ई ले लेंगे तो ये होता है तालु में। क्या होता है? तालु में। समझ में आ गया? तो आप पूछ रहा है तो आ क्या हो गया? कंठ में। कंठ कहाँ है? यानी डी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे है र। क्या है? र और री। तो र और री का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो चलिए र और री और टवर्ग। अब एक स होता है, उसका होता है उच्चारण स्थान मूर्धा। ऐसु मूर्धा हो गया। तो मूर्धा ए ऑप्शन में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखल है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? चलिए घोष वर्ण पूछ रहा है, तो घोष या सघोष। घोष या सघोष। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया। आगे बढ़ेंगे तब ज हो गया, झ हो गया, इ हो गया, ड हो गया, ह हो गया, वर्गीय न हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया। इसके बाद अंतस्थ होता है। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 गो। य, र, ल, व और एक होता है ह। क्या होता है? ह। इसके बाद सभी स्वर होता है। सभी क्या होता है? स्वर होता है। स्वर 11 गो होता है, यानी अ से लेके कहाँ तक? औ तक। जितना भी है ये क्या है? इसको हम सघोष या घोष कहते हैं। लिखा है निम्नलिखित में घोष कौन है? तो घोष है तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें देखेंगे हम, तो इसमें क्या है? ह है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो कंठ मतलब कवर्ग। कंठ मतलब कवर्ग। तो कवर्ग वाला कहाँ है? तो यहाँ ख है। ख डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? चलिए अंतस्थ 4 को होता है। कितने होते हैं? 4 को होता है। अब बात रही कि 4 कौन कौन होता है? तो अंतस्थ होता है य, र, ल, व। यही 4 को होता है, य, र, ल, व। तो यहाँ पूछ रहा है कि अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 होगा। तो 4 ऑप्शन कौन में है? सी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो जस्ट अभी पीछे बताए हैं यह यहाँ। तो यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर यह को किस अंतर्गत रखा जाता है? तो अंतस्थ। अंतस्थ कौन में है? तो सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में घोष अघोष अघोष वर्ण कौन सा है? अब घोष बता दिए, अघोष में आते हैं। अघोष को समझाते हैं। अघोष अघोष में होता है पहला, दूसरा। प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा। तो यहाँ पर क हो गया, ख हो गया, च हो गया, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, त हो गया, थ हो गया, प हो गया,
फ हो गया, और होता है दलवी स, मूर्धनी स, दंती स। इतना क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। अब यहाँ पूछ रहा है च, फर्स्ट वाला है, बिल्कुल फर्स्ट वाला है, तो यहाँ च ऑप्शन क्या होगा? सही, यानी ये द करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखिएगा का तीसरा स्थान है, ल है और घ है, तो है ही नहीं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि दलवी स का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान दलवी स का पूछ रहे हैं, तो दलवी स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दलवी स चवर्ग और हर्षई और दीर्घई के साथ य और दलवी स रहता है, तो च से याद होगा कि कंठ के बाद क्या होता था? तालु। तो तालु कौन ऑप्शन में है? बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? दीर्घ ई, अभी जस्ट पीछे हम बताए हैं 22वां क्वेश्चन दीर्घ ई, यहाँ पर क्या बताए हैं? दीर्घ ई, तो दीर्घ ई क्या बताए हैं? तालु। चलिए यहाँ पर क्या है? वह तालु। दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, ल का उच्चारण स्थान बताएं। ल का उच्चारण स्थान बताएं। तो ल कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर ली, तवर्ग और धांति सा और ल। अब यहाँ पर कुछ नहीं पकड़ा रहा, तवर्ग से तो पकड़ा रहा होगा। तवर्ग दंत से होता है, यानी दंत ऑप्शन कौन में है? तो दंत ए में ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? किसी भी व्यंजन में, जैसे व्यंजन म है तो म में हलंत लग गया, या प है प में हलंत लग गया, तो इसका मान आधा हो जाता है। आधा म आधा प, तो आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा होता है। तो आधा इसमें ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान, तो द फोर दंत। चलिए द फोर दंत, यानी तथा में आता है, तो तथा में दंत, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आ दीर्घई दीर्घऊ वर्ण है। चलिए अभी हम बता रहे थे कि स्वर कितने हैं, तो 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अ से लेके अ तक। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने होता था? 4, और दीर्घ स्वर में कितने होते हैं? 7। चलिए 7 को कौन कौन होता था? तो आ, दीर्घई, दीर्घऊ, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर 7 को दीर्घ में आ जाता था। ह्रस्व में कौन आता था? अ, हर्षई, हर्षौ और री, 4 को याद आता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? आ, हर्षई, हर्षौ, तो दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ आंसर बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भ का उच्चारण स्थान, भ का उच्चारण स्थान, भ कौन में आता है? प वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है। तो यहाँ पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी ओष्ठ में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ओष्ठ में। ओष्ठ ऑप्शन कहाँ है? ए में, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अंग, क्या लिखा गया है? अंग, तो अंग है कवर्ग में। कवर्ग मतलब कंठ, कवर्ग मतलब कंठ, तो कंठ हो गया, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्वर्गी न, त्वर्गी न का उच्चारण स्थान क्या है? तो त्वर्गी न कहाँ आता है? तो टवर्ग में आता है, टवर्ग में। तो टवर्ग किस में होता है? मूर्धा में, तो मूर्धा ऑप्शन बी में है। चलिए यहाँ पर एक चीज और बताना चाह रहे हैं हम कि अगर अंग पूछा
तो बता दिए अपन उच्चारण स्थान। अगर त्वर्गी न पूछा, बता दिए अपन उच्चारण स्थान। लेकिन अगर अंगा के साथ त्वर्गी न या इया या और कोई पूछेगा तो इसका उच्चारण स्थान अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका होता है। क्या होता है? नासिका। लेकिन अलग अलग बोलेगा तो बोलेंगे कि अगर अंगा है तो कंठ, और अगर यहाँ त्वर्गी न था तो मूर्धा। अलग अलग के साथ अगर एक में पूछ देगा तो इसको क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्ण या उष्म बोलते हैं, उष्म व्यंजन। चलिए तो यहाँ पर लिखा है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होता है। 3 ऑप्शन कौन में है जी? तो सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग कहाँ आता है? कवर्ग में आता है। कवर्ग यानी कंठ। तो कंठ कहाँ है? सी में, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, त का उच्चारण स्थान। त का उच्चारण स्थान यानी तवर्ग वाला। तवर्ग कहाँ होता था? दंत। सबसे फर्स्ट में बताए हैं, तो दंत। दंत कहाँ है? ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे है छ, यानी छ में आता है, तो चवर्ग वाला में आता है। तो कंठ के बाद क्या होता था? तालु। तो तालु ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ध। ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो त में आता है, यानी तवर्ग हो गया। तवर्ग किस में होता था? दंत में। तो दंत कहाँ है? ऑप्शन सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक ध्वनि जब 2 व्यंजकों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? यहाँ लिखा है एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसको संयुक्त ध्वनि कहते हैं। इसको बोलते हैं संयुक्त ध्वनि, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ कौन में आता है? पवर्ग में। पवर्ग को क्या कहते थे? ओष्ठ। चलिए ओष्ठ कहाँ है? तो ओष्ठ है बी में, यानी बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, ट का उच्चारण स्थान। ट का उच्चारण स्थान यानी टवर्ग। टवर्ग यानी मूर्धा। चलिए मूर्धा हो गया, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित चिन्हों में योजक चिन्ह क्या है? तो योजक चिन्ह फर्स्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक। दूसरा जो है इसको बोलते हैं अल्प विराम। तीसरा जो है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमको पूछ रहा है क्या? वो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ है जी? तो योजक चिन्ह सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। इस सवाल मैट्रिक बोर्ड में सब पूछा हुआ सवाल है, यानी सी द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर VVI क्वेश्चन जितना भी है उसको सबसे पहले आप लोग अपने से देखिएगा बना बना करके। नहीं बनेगा तो पूरा देख लीजिएगा डिटेल्स।